लेकिन हमें रात के अंधेरे में यहाँ आना होगा। अब वो दोनों रात को उस खेत में लगे पेड़ के पास आते हैं और उसके पास खुदाई करने लगते हैं। तभी वहाँ एक तेज रोशनी प्रकट होती है और उस पेड़ से आवाज आती है, हमारे इस जादुई खेत में तुम्हारा स्वागत है। अरे ये आवाज कैसी भैया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं? नहीं, भूत कुछ नहीं होता। अब मोनू और नेहा के सामने एक बड़ा सा मटर और टमाटर का पौधा प्रकट होता है, जिन्हें देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों घर लौट आते हैं। इतनी रात को कहाँ गए थे तुम दोनों? जानते हो मैं कितना परेशान हो गई थी। माँ, हम दोनों खेत में गए थे। खेत में? लेकिन क्यों? क्या करने गए थे तुम दोनों खेत में? तुम दोनों जानते हो ना रात में यूं अकेले बाहर जाना ठीक नहीं। और क्यों गए थे तुम दोनों रात को खेत में? माँ, हमें दादी की वो बात याद आ गई थी, इसलिए। तुम दोनों को कहा है ना इन सब बातों पर ध्यान मत दो। आज के बाद तुम दोनों सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो तुम दोनों का नाम स्कूल से हटवाकर खेत में काम करवाने लगवा दूंगी। उस दिन के बाद वो दोनों खेत की तरफ नहीं जाते, लेकिन मोनू को बार बार अपने सपने में अपनी दादी दिखाई देती, जिससे एक रोज तो वो डर कर बैठ भी गया। क्या हुआ भाई, तुम ठीक तो हो ना? नेहा, आज दादी फिर मेरे सपने में आई थी। मुझे लगता है दादी हमें कुछ बताना चाहती है, और अब मैं पता करके ही रहूंगा दादी आखिर कहना क्या चाहती हैं। अब वो दोनों जल्दी से खेत में चले जाते हैं, जहां उन्हें एक बड़ा सा टमाटर दिखाई देता है। अरे ये क्या, मटर के खेत में टमाटर कैसे आ गया? मैं एक जादुई टमाटर हूँ जो कई सालों से इस खेत में दबा हुआ था, लेकिन अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है। साथ ही मेरे इस जादुई मटर को भी आजाद कर दिया है। जादुई मटर टमाटर, हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल हम दोनों जादुई मटर टमाटर थे। कई साल पहले हम इस धरती पर आए थे, और जब आकर थक गए तो इस खेत में आकर लेट गए, और हमें कब नींद आ गई हमें खबर ही नहीं। जब हम होश में आए तब तक किसी ने हमारे ऊपर ये पेड़ उगा दिया था, और तब से हम इसी पेड़ में दब गए। एक रोज तुम्हारी दादी जब इस खेत में काम कर रही थी, तब वो इस ओर खुदाई कर रही थी। हमने उन्हें हमारे जादुई होने की बात बताई, तो वो इस जगह और खुदाई कर पाती, हमें बाहर निकाल पाती। उससे पहले ही गांव में किसी की तबीयत ज्यादा खराब होने की खबर उन्हें मिली, और वो जल्दी में यहाँ से निकल गई। हाँ, और शायद इसी राज के बारे में दादी हमें बताना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। क्या हुआ? बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। खैर, अब तुमने हमें आजाद कर दिया है, इसलिए अब तुम जो चाहो हमसे मांग सकते हो। हाँ, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। ये सुनकर वो दोनों बड़े खुश होते हैं। क्या सच में हम जो मांगेंगे तुम दोगे? हाँ, यकीन नहीं होता तो मांग कर देखो। ठीक है, तो हमें आइसक्रीम दो। बस इतनी सी बात। तभी वो अपने जादू से आइसक्रीम दे देते हैं। अब तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो हमसे मांग लेना। ठीक है, लेकिन अभी हमें घर जाना होगा, माँ इंतजार कर रही होगी। अब वो दोनों घर आ जाते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। क्या? जादुई मटर टमाटर का खेत? अब रजनी भी उनके साथ खेत जाती है, जहाँ उनसे वो अपनी गरीबी के बारे में बताती है। अब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। इतना कहते ही इससे उनके खेत में ढेर सारी जादुई मटर और टमाटर की खेती उगाती है। अब तुम इन जादुई मटर टमाटर को बेचकर खूब अच्छे पैसे कमा सकती हो। ये जादुई हरे मटर और टमाटर अब कभी भी खत्म नहीं होंगे। साथ ही अब तुम्हारे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हम हमेशा इस खेत में रहेंगे तुम लोगों की मदद के लिए। खुशी खुशी घर आ जाते हैं तो उनका छोटा सा कच्चा सा घर बड़े से पक्के शानदार घर में बदल चुका था, जहाँ सुख सुविधा की हर चीज थी और अंदर ढेर सारी धन दौलत भी थी। अब रजनी उन जादुई मटर टमाटर को बाजार में बेचती, जिससे अच्छे खासे पैसे भी कमाती। अब उनकी सारी गरीबी दूर हो गई और अब वो खुशी खुशी रहने लगे। चांदनी का पति उमेश अंडे बेचने का व्यापार करता था। उसके पास काफी मुर्गियां थी जो ताजे और बढ़िया अंडे देती थी।
उमेश की दुकान पर अंडे खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उमेश की अंडों की दुकान के सामने ही शेखर की भी अंडों की दुकान थी, पर शेखर अंडे बाजार से खरीद कर बेचता था, इसलिए लोगों को उमेश की दुकान के ही अंडे पसंद आते थे। अरे उमेश भैया, तुम्हारी मुर्गियों के अंडे खाकर ही अब हमारा नाश्ता पूरा होता है। बहुत ही बढ़िया अंडे होते हैं। शुक्रिया भैया, ये लो आपके अंडे पैक कर दिए। तुम तो सारा दिन दुकान पर मक्खियां मारते रहते हो, और ये उमेश कमा कमा कर बहुत आगे बढ़ गया है। ये लो, रोटी लाई थी, खा लो। मुझे कुछ करना ही होगा। इसकी दुकान पाली हुई मुर्गियों के कारण ही चल रही है। मुझे इन मुर्गियों के बारे में ही कुछ सोचना होगा। शेखर रात में मौका देखकर उमेश की पाली हुई सारी मुर्गियों को खुला छोड़ देता है। अगले दिन उमेश मुर्गियों को जब गायब देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, मेरी मुर्गियां कहाँ गई? सारी मुर्गियां गायब है। माँ, चांदनी, जल्दी आओ, हम तो बर्बाद हो गए। हमारी सारी मुर्गियां न जाने कहाँ चली गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है किसी ने रात में मुर्गियों को ताला तोड़कर खुला छोड़ दिया। कोई तुम्हारे काम से ईर्ष्या करता है, उसी ने ये सब किया है। पता नहीं कौन मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। उमेश उदास मन से अपनी दुकान की ओर जाता है, पर वहां तो शेखर की दुकान पर अंडे खरीदने वालों की भीड़ लगी देखकर वो हैरान रह जाता है। क्या हुआ उमेश भाई, हैं? आज तुमने दुकान नहीं खोली क्या? तुम्हारी मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए क्या? हैं? मुझे सब पता है, ये शेखर का ही किया धरा है। मेरे पास इसे पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए मेरा इस वक्त चुप रहना ही ठीक है। उमेश बहुत परेशान रहने लगा था। उसकी मुर्गियां खो जाने से उसके पास अब कोई भी काम नहीं रह गया था। शेखर दिन पर दिन अपनी दुकान पर अंडे बेचकर पैसे कमा रहा था। उमेश को इस तरह मायूस देखकर चांदनी और उसकी सास बहुत दुखी थी। एक दिन चांदनी ने अपनी सास सुधा से कहा, माँ जी, मेरी ये सोने की अंगूठी रखी है, चलिए हम इन्हें बेचकर कुछ नई मुर्गियां खरीद लाते हैं और इनको दे देंगे। जब तक मुर्गियां नहीं होंगी तब तक काम शुरू नहीं हो सकता। तुम जैसी बहू जिस घर में हो, वो घर स्वर्ग से कम नहीं है। ठीक है बहू, हम मुर्गियां खरीदने चलते हैं। अरे माँ जी, आज तो बाजार ही नहीं लगा। पता किया है, अब एक हफ्ते बाद ही बाजार लगेगा। अब क्या करें? अब एक हफ्ते तक उमेश खाली कैसे बैठेगा? क्या करे माँ जी, अब एक हफ्ते का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। मैं जानती हूं तुम किस परेशानी से गुजर रही हो। आप कौन है और आपको कैसे पता कि हमारी परेशानी क्या है? मैं एक जादूगरनी हूं और मैं दुखी लोगों की सहायता करती हूं। अच्छा, तो फिर आप हमें हमारी परेशानी का हल बता दीजिए जादूगरनी जी। लगता है तुम दोनों सास बहू में बहुत प्रेम है और ऐसे रिश्तों को देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं जानती हूं तुम यहाँ मुर्गियां खरीदने आई थी और बाजार बंद देखकर यहाँ से वापस लौट रही थी। मैं तुम्हें ऐसे बीज दूंगी जिसकी सहायता से तुम अंडे की खेती कर सकती हो और उसके लिए तुम्हें मुर्गियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? अंडे की खेती? पर वो कैसे हो सकती है? ऐसे कौन से बीज हैं जिनसे अंडे पैदा हो सकते हैं? ये रहे वो बीज, इन्हें अपने घर के आंगन में डाल देना और फिर ये बीज अपना जादू दिखाना शुरू कर देंगे। पर ध्यान रहे, एक दिन में 5 बीज ही तुम्हें जमीन पर डालने हैं, वरना अनर्थ हो जाएगा। आप चिंता मत करो, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। घर जाकर चांदनी और उसकी सास सारी बात उमेश को बताती हैं और जादूगरनी के दिए बीजों को अपने घर के बाहर बने आंगन की मिट्टी में डाल देती हैं। माँ, चांदनी, तुमने कभी सुना है कि अंडों की भी खेती हो सकती है? तुमने उस जादूगरनी पर कैसे विश्वास कर लिया? इन बीजों में कितना जादू है, अब ये तो कल ही पता चलेगा। अगले दिन उमेश जब सोकर उठता है तो वो हैरान रह जाता है। ये तो सचमुच हमारे घर के आंगन में अंडों की खेती हो गई है। पेड़ों पर अंडे उगाए हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये बहुत चमत्कारी बीज हैं। रोजाना के 5 बीज डालने से अगले दिन 500 अंडे उगाएंगे। हाँ, ये तो सचमुच जादू हो गया। अब हम घर के आंगन में ही अंडों की खेती कर सकते हैं। उमेश बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर के आंगन में अंडों की खेती होगी और फिर तुम उन अंडों को अपनी दुकान पर बेच दिया करना। ऐसे तुम्हारा काम फिर से चल पड़ेगा। तुम सही कह रही हो माँ, अब मैं फिर से अपनी दुकान पर अंडे बेच सकता हूँ और ये सब आप दोनों के कारण ही संभव हो पाया है। चांदनी और उसकी सास रोजाना घर के आंगन में बीज डाल देती और अगले दिन 500 अंडे घर के आंगन में उगाते। धीरे धीरे फिर से उमेश का काम चल पड़ा। अब तो उमेश अपनी दुकान के अलावा बाहर की दुकानों पर भी अंडे की सप्लाई करने लगा। उमेश का काम फिर से अच्छा चलते देख शेखर ईर्ष्या से भर गया। जब उसे सच्चाई पता चली तो वो अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें किसी भी तरह उमेश के घर जाना है और वो जादुई बीज चुरा कर लाने।
समझी ना, ताकि हम उन जादुई बीजों से अंडे की खेती कर सकें। तुम चिंता मत करो, मैं चाय पीने के बहाने जाऊंगी और मुट्ठी भरकर बीज चुरा लाऊंगी, फिर तुम भी रोजाना अंडे की खेती करना। शेखर की पत्नी बहाने से चांदनी और उसकी सास के पास जाती है और बातों ही बातों में बीज चुराकर घर लौट आती है। ये देखो मैं कितने सारे बीज चुरा लाई हूँ, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मुट्ठी भर के बीज आंगन में डाल दो, जितने ज्यादा अंडे होंगे उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। शेखर अपनी पत्नी के कहने पर एक नहीं बल्कि 2 मुट्ठी भरकर बीज आंगन में फैला देता है और जादूगरनी के कहे अनुसार अगले दिन जब शेखर और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं, वो घबरा जाते हैं। उनका पूरा घर अंडों से भरा हुआ था और दोनों अनेकों अंडों के बीच में दबे हुए थे। तभी अचानक शेखर की दुकान का नौकर ये सब देख लेता है। अरे कोई जल्दी से जाओ और उमेश को बुलाकर लाओ। ये सब कैसे हो गया? माँ, चांदनी, ये दोनों तो इन अंडों के ढेर के नीचे दबकर मर जाएंगे, इनकी मदद करो। तभी वहां जादूगरनी आ जाती है। तुम दोनों सास बहू को शायद पता नहीं, शेखर की पत्नी ने तुम्हारे घर से बीज चुराए थे, पर ये दोनों नहीं जानते कि लालच का फल बुरा होता है। इन दोनों ने चोरी की है, इसकी सजा मैं इन्हें जरूर दूंगी। नहीं नहीं जादूगरनी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, हमें इनसे कोई बैर नहीं, ये हमारे पड़ोसी हैं इसलिए हम इनका बुरा होते नहीं देख सकते। हाँ जादूगरनी जी, इन दोनों को छोड़ दीजिए। उमेश मुझे माफ कर दे, मैंने ही तेरी सारी मुर्गियां छोड़ दी थी ताकि तू बर्बाद हो जाए, पर आज तुम सब हमारी जान बचाने के लिए खड़े हो। आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने जीवन में लालच किया या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को बिल्ली बना दूंगी और अपने पास कैद करके रखूंगी। शेखर को अपनी भूल का पछतावा होता है, वो सबसे माफी मांगता है और दोबारा ईर्ष्या न करने की कसम खाता है। उस दिन के बाद से चांदनी और उसकी सास दोनों अंडे की खेती करने लगी और उमेश उन अंडों को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा। हरियर नाम के एक गांव में धीरज नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर एक बड़ा पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ को देख उसकी पत्नी ने एक रोज कहा, हम इस पेड़ को कटवा क्यों नहीं देते जी? देखो तो कितनी जगह घेर कर खड़ा है, उसमें भी ये पेड़ हमारी कितनी जगह रोक लेता है। एक किसान की पत्नी होकर तुम ये कैसे कह सकती हो? कभी ये भी तो नन्हा पौधा रहा होगा, आज वृक्ष बन गया और फिर इसका हमें लाभ ही तो है, ये हमें छाया ही देता है, मैं इसे कभी नहीं काटूंगा। धीरज ये कहकर खेत में काम करने लग जाता है। हरिहर के घर में उसकी पत्नी रजनी, 8 साल की बेटी रिया और 7 साल का बेटा मोनू और एक बूढ़ी माँ सरला थी। खेत में काम करके वो जैसे तैसे अपना घर चला रहा था। वो अपने खेत में मटर की खेती करता था। मटर ले लो, मटर, हरी हरी मटर, ताजा ताजा मटर, मटर ले लो, मटर। धीरज के साथ साथ उसकी पत्नी भी खेत में फसल लगाती और उसके साथ सब्जी बेचने भी जाती। शाम को दोनों थके हारे घर लौटते। पीछे से सरला घर और बच्चे संभाल लेती थी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज धीरज अकेला ही जब सब्जी बेचकर घर लौट रहा था तो तेज बारिश हो रही थी। जल्दी जल्दी घर जाता हूँ, नहीं तो सब घर में परेशान हो जाएंगे। वो ठेला लेकर घर की ओर जा ही रहा था कि तभी रास्ते में फाटक पड़ता था। वो उस फाटक से होकर ठेला निकाल ही रहा था कि अचानक उसका पैर उस पटरी में अटक जाता है। मेरा पैर, मेरा पैर। वो अपना पैर बाहर निकाल पाता उससे पहले ही तेज रफ्तार ट्रेन वहां आती है और वो उसके नीचे आ जाता है, जिससे कटकर उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद सब बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। अब सरला और रजनी ही मिलकर जैसे तैसे उस घर को संभाल रही थी, लेकिन एक रोज सरला की भी तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो अपने आखिरी वक्त में अपने पोता पोती से कहती है, अब मेरा जाने का समय हो गया है। तुम तो अच्छे से जानते हो बच्चों, तुम्हारे बाबा भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब तुम सब अपना ध्यान रखना। अब मैं जाने से पहले एक राज की बात बताती हूँ। हमारे मटर वाले खेत में जो पेड़, वो अपनी बात पूरी कर पाती है उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। वो सब फूट फूट कर रोने लगते हैं। दादी तुम वापस आ जाओ ना। बाबा के बाद तो
आपने ही हम सबको संभाला था ना दादी। वापस लौट आओ दादी। बच्चों, वो भी हमें छोड़कर तुम्हारे बाबा के पास चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ, मरने से पहले दादी उस मटर के खेत के बारे में क्या बता रही थी? पता नहीं बेटा, मुझे लगता है वो उनकी उम्र का तकाजा होगा। हो सकता है उन्होंने ऐसे कुछ बोल दिया होगा। नहीं माँ, मुझे लगता है जरूर उस खेत में कोई राज छुपा है। तुम बेकार का सोच रहे हो, चलो अब चलकर सो जाओ। लेकिन दोनों भाई बहन को चैन नहीं आता। वो अगले दिन अपने उस मटर के खेत में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दादी उस पेड़ के बारे में क्या कहना चाहती थी। मुझे लगता है अभी हमें खुदाई करनी पड़ेगी, तभी हमें कोई राज पता चलेगा।